अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम 3 पॉलिसी इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन 16,000 एम्प्लॉयज़ की जो कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करते रहे हैं और लगता यूं है कि 1 जुलाई को ये सब शायद नौकरी के बगैर हों, क्योंकि जब 18वीं तरमीम पास हुई तो उस वक्त ये तय पाया कि ये डिवॉल्व हो के प्रोविंसेस में जाएगी कमीशन, और प्रोविंसेस कहते हैं ना हमें इनकी ज़रूरत है ना हमारे पास पैसा है इनको तनख्वाहें देने के लिए। साथ साथ हम बात करेंगे नाजरीन कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो 22 जून को तकरीर की और उसमें ये उन्होंने बात की कि अपने 33,000 ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे जुलाई 2012 तक। उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए पॉलिसी चैलेंजेस क्या बनते हैं, अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर ट्राइबल एरियाज़ में क्या होनी चाहिए, और आखिर में बात करेंगे हम कि क्या पाकिस्तान के मीडिया पर जो कुछ तनकीद हो रही है, और एक तो पिटिशन भी दायर हो गई इस हवाले से कि पाकिस्तान मीडिया कुछ शायद नेशनल सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद कर रहा है। तो आज इन 3 इशूज़ पर नाज़रीन हम बात करेंगे आपके साथ। हम उस जगह पर खड़े हैं जहां के NCHD के मुलाजमीन आज चौथा दिन है धरना किए हुए हैं। इनकी डिमांड ये है कि जो इनको नौकरियों से हटाया जाएगा 1 जुलाई से, ये हरगिज ना हो। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनकी डिमांड का क्या होगा, और पिटिशन भी इन्होंने दायर की, उस हवाले से भी बात करेंगे। आपको चौथा दिन है और इस वक्त आपकी एक पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन हमने दायर की हुई तो है। फिर ये धरना क्यों आपने जारी किया अगर सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है? ये राइट है हमारा गवर्नमेंट से डिमांड करना। हम यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये हमारा हक है और हमने ये अज़म किया हुआ है जब तक ये गवर्नमेंट पाकिस्तान NCHD को बहाल नहीं करती, हम जो भी लोग हैं सिंध से, सरहद से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। आप में से कोई हमें ये बताए कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, पिटिशन अब आपकी वहाँ है, पिटिशन में डिमांड क्या की आपने? पिटिशन में हमारी डिमांड यही है कि इस इदारा का, क्योंकि इतना बड़ा इदारा है, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है, बशमुल आज़ाद कश्मीर एंड बल्तिस्तान गिलगित में ये, और हज़ारों एम्प्लॉयज़ इसके हैं, इनको अगर जॉबलेस एकदम कर दिया जाए। कितने टोटल कितने? 16,000 अफराद हैं जैसे। और देखिए कि हमने 5 लाख जो स्कूल्स बनाए हुए हैं हमारे, जो जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 लाख बच्चे पूरे पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर गवर्नमेंट की कोई इदारा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है प्रॉपर दिया हुआ, वहाँ पर उन लोगों का क्या होगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जिन बच्चों को कलम दवात पढ़ाने के बजाय अगर वो बच्चे चोरी चकारी और डाकू बने शाम, अगर उनको ये फैसिलिटीज़ ना दी जाए एजुकेशन की, और वो तो ये कहा जाता है कि जिस कौम को तबाह करना उसकी एजुकेशन तबाह कर दो। आप कब से काम करिए NCHD? आप भी अटक से? जी, मैं भी अटक से हूँ और मैं 7 साल से काम कर रही हूँ इस इदारे में, और लिटरेसी में यूपी में। तो हमारे लिटरेसी के भी सेंटर चल रहे हैं, यूपी के भी हमारी काफ़ी सारे यूपी प्राइमरी यूनिवर्सिटी प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, आप बताएं कि आपको इस वक्त क्या कहा गया है, आपके इदारे ने आपको क्या कहा है? आप धरना कर रही हैं यहाँ, क्या इदारे ने क्या कहा? इदारे की बहाली के लिए कि जो 5 लाख बच्चे जो इस वक्त हमारे पास पढ़ रहे थे उनका क्या होगा मैडम, और हम लोग इतने अरसे से NCHD के साथ हैं, इस इदारे को क्यों खत्म किया जाए? अच्छा, नहीं ये बताइए, आप में से कोई मुझे बताए कि आप लोगों के पास कुछ लिखत पढ़त है, कुछ लिख के किसी ने दिया है कि आपका इदारा खत्म हो गया? CCI का डिसीजन मौजूद है जिसमें ये खुल्लम खुला लिखा हुआ है कि आप कहाँ से? मैं सिंध से नवाब शाह से आया हूँ, ठीक है। तो CCI का जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसीजन क्लियर कट है कि 30 जून के बाद NCHD विल नो मोर विद फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, तो आप कहाँ से? मैम राइक्तदार नाम है मेरा। कहाँ से आप? राइक्तदार नाम है मेरा, इस्लामाबाद से ही हूँ मैं। हमें CCI मीटिंग मिनट्स का डिसीजन जो 1 जून हुई थी उसके मीटिंग मिनट इशू हुए हैं, वो डिसीजन आया है कि 30 जून से NCHD 30 जून के बाद वाइंड अप हो जाए। आपको कन्वे हो गया? हमें ये मैसेज भी कन्वे हो गया, हमारे पास रिटन लेटर भी मौजूद है। 1 तारीख तो आने को है और कोई डिसीजन अभी चेंज हुआ नहीं, तो अब क्या करेंगे आप लोग? अगर ये ऐलान करते हैं कि NCHD को हम बंद करते हैं तो हम जितनी देर तक NCHD बहाल नहीं होती हम इधर ही बैठे हैं, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो जाली डिग्रियों वाले हैं, ये सारे असली डिग्रियों वाले हैं। और हम NCHD ने वहाँ पे काम किया है, लेकिन अब 16,000 अच्छा, जहाँ पे सिर्फ हवा और रोशनी जाती है। NCHD ने उन इलाकों में जाकर भी काम किया है, और गवर्नमेंट हमारे साथ PC1 में है,
PC1 हमारे साथ साइन है। अगर पहली तक ये आप हुकूमत अपनी चेंज नहीं करती डिसीजन, तो फिर आप क्या करेंगे? हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक चलेगा जब तक हुकूमत अपना ये फैसला वापस नहीं बहुत ले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब हम चलेंगे स्टूडियो में, वहाँ हम बात करेंगे नफीसा शाह से और हम कोशिश करेंगे हफीज शेख साहब से या किसी से हुकूमत के नुमाइंदे से बात करें कि अब इस ज़िमन में ये करेंगे क्या, क्योंकि ये लोग तो लगता है कि अपनी जो इनकी बात है उस पर कायम है, धरने की बात पर, और हुकूमत अपनी बात पर कायम है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इसको जम करना चाहिए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपनी बात पर कायम है कि वो किसी सूरत इनको जम नहीं करेंगे। इस पर बात करते हैं स्टूडियो में जाके। नाज़रीन, अभी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे जो NCHD के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ख़तरा है कि 1 जुलाई से वो जॉबलेस हो जाएंगे, वो क्या कह रहे थे, उनके धरने पर हम आपको लेके गए। अब हमारे साथ इस वक्त फ़ोन पर मौजूद हैं अफर साहब खटक साहब, ये सूबाई प्रेसिडेंट हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और ये पीस एनवॉय हैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के। और नाज़रीन, अफर साहब खटक साहब इम्प्लीमेंटेशन जो बॉडी थी 18th अमेंडमेंट की जो कमेटी थी उसके मेंबर हैं, और ये जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने 1 जून को ये फैसला दिया कि NCHD को प्रोविंसेस में भेज देना चाहिए, तो प्रोविंसेस ने रिजेक्ट किया कि हम उनको नहीं खपत कर पाएंगे अलावा सिंध के। तो जब ये फैसला किया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कि NCHD को बंद कर दिया जाए और तमाम जो 16,000 एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा जाए कि अब आप घर जाएं, तो ये वहाँ मौजूद थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये खटक साहब ज़रा फरमा दीजिएगा कि जब इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने ये तय किया कि 18वीं तरमीम के तहत ये सूबों में चली जाएगी NCHD जिसके 16,000 एम्प्लॉयज़ हैं, उस वक्त कुछ ये नहीं बात हुई कि अगर सूबे खपत ना करें तो फिर क्या होगा? जी, मेरी गुजारिश ये है कि पहले तो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन के दायरेकार के बारे में जरा बात समझने की जरूरत है। ये इम्प्लीमेंटेशन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो चीजों को सूबों में भेजे या मरकज में रखे। ये तो असेंबली ने पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम करके फैसले कर लिए थे कि कौन सी चीजें सूबों में जाएंगी, कौन सी चीजें मरकज में रहेंगी। जो आइन में सूबों को चली गई है, इम्प्लीमेंटेशन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि उसको रोके, और जो आइन में मरकज में रहती है इम्प्लीमेंटेशन कमीशन को इख्तियार नहीं कि उसको सूबों में भेजे। तो ऐसी बात फैसला पार्लियामेंट ने किया था, इम्प्लीमेंटेशन कमीशन नहीं। दूसरी बात याद करना चाहूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन कमीशन ने सिफारिश की थी सारे सूबों से कि वो NCHD को रखें, यानी ये सूबों का अपना फैसला है कि वो नहीं रखा, लेकिन सूबों को सिफारिश हमारी। अच्छा, सिफारिश की थी इम्प्लीमेंटेशन कमीशन ने। अच्छा, फिर जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया वहाँ क्या हुआ? जी, वहाँ पे ये हुआ कि सिंध के अलावा जो 3 सूबे हैं उनके वज़ीर आला ने जो दलीलें दी वो ये थी। पहली बात उन्होंने ये कही कि हम अगर टीचर रखेंगे तो हमने जो कानून साजी की है सूबों में उसमें 6,000 रुपया से कम तनख्वाह का हम टीचर रख नहीं सकते। यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन के टीचर्स हैं जिनकी 2,000 से 2,500, 3,000, 4,000, 4,000 इस तरह की तनख्वाहें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बर्डन अगर लेंगे तो 2,000 का नहीं लेंगे, 6,000 का लेंगे, यानी फाइनेंशियल बर्डन बहुत होगा। फाइनेंशियल बर्डन। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इनको हम टीचर के तौर पर कफा लेते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से बहुत से खवातीन हजरात जो हैं वो उस तरह क्वालिफाइड नहीं है, ट्रेन नहीं है जो जरूरत है पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन के लिए टीचर मुकर्रर करने की। तो दूसरी मुश्किल ये है कि हमने इसमें कामयाबी हासिल की। यानी कि अगर पैसे हों भी तो फिर भी ये क्वालिफाइड नहीं है। जी, उन्होंने कहा कि जो इनमें से बेशतर जो है वो क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि गुज़श्ता कई साल से NCHD की लीडरशिप कहती आई है कि वो अगले साल 1 साल की मोहलत चाहते हैं और इस साल के अंदर हम बाहर से डोनर्स पैदा कर लेंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनमें से कुछ लोग आ जाएंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बन जाएगी। लेकिन 1 साल गुजर जाता है, उसके बाद बर्डन सारा गवर्नमेंट ही का रहता है। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हम इस तरह खर्च करने के जो हमारे पब्लिक सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा उसको अगर स्ट्रेंथन करें तो वो ज्यादा मुफीद बात होगी, क्योंकि उससे ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकेंगे रेगुलर स्टूडेंट्स जो मुल्क के लिए ये उनके आर्गुमेंट थे। जी, तो यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में इतना पैसा ना डालें। लेकिन ये बताइए, आप वहां मौजूद थे, बहरहाल सिंध के चीफ मिनिस्टर ने तो अग्री कर लिया, तो जो कंसिडरेशंस ये आपने 3 बयान फरमाई तो उनको नहीं ये इन कंसिडरेशन से कोई मुश्किल दरपेश थी सिंध को? करना चाहता हूँ, सिंध के भी अभी टेक ऑफ नहीं किया,
वजह ये थी कि उन्होंने कंडीशनल एक्सेप्ट किया था कि कुछ बर्डन इसमें अब भी मरकजी हुकूमत उठाए। तो प्राइम मिनिस्टर उनसे कहा था कि मेरे हिसाब से कि आपकी सूबाई हुकूमत और फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठे और कोई ऐसा फार्मूला निकाले कि जिसमें मरकज और सूबा। अच्छा, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें ये कहा, हमारी बात हुई कुछ देर पहले उनसे, उन्होंने कहा कि कॉस्ट शेयरिंग का तो हमने एग्री कर लिया, तो सिंध के साथ हम कॉस्ट शेयरिंग करेंगे। अब ये बताइए कि ये पिटिशन लेके कोर्ट में चले गए हैं ये 16,000 लोग, और साथ साथ आप की पार्टी की एक अपनी रही है तहरीक रही है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक आप लोगों की कमिटमेंट रही है इन द पास्ट। तो अब ये 16,000 जो जॉबलेस हो जाएंगे बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर के, आप बताइए कि आपका नहीं ख्याल कि कुछ बनती है जिम्मेदारी इस वक्त रियासत की और सूबों की? बिल्कुल बनती है जी। मेरी तो गुजारिश ये होगी, जो अमली बात मुझे समझ में आती है, कहना चाहता हूँ, एक तो ये है कि हम ऐसे वादे कर लें फिर पूरा न कर सकें, ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम सबज बाग दिखाएं और फिर कहीं कि नहीं जी ये नहीं सकता, ऐसी बात करें जिसमें हम नजर आ रहा है मुमकिन। मुझे जो नजर आ रहा है ये है कि इनका हमें इनकी फहरिस्तों का सूबाई हुकूमतों को जायजा लेना चाहिए। इनमें से जो जो क्वालिफाइड लोग हैं, यदि टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड हैं, उनको वो जो नए उस्ताद बोले हैं पहले जैसे इनको पहले छपाएं और ये रेगुलरली मेन स्ट्रीम सिस्टम में आ जाएं। एक बड़ी तादाद तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि शायद होगी जिसमें जिनका अच्छा, इसका बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। नाज़रीन, आपने सुना हाफिज साहब खटक साहब ने कहा कि यकीनन कुछ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने फरमाया असातिज़ा हैं एनसीएचडी में जो क्वालिफाइड नहीं है, और उन्होंने दूसरा ये कहा कि प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि जो क्वालिफाइड हैं उनकी खपत की जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर मेजॉरिटी क्वालिफाइड नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि धरने में जो लोग हैं उनसे तो आपने सुन लिया उनकी जुबानी, उन्होंने ये कहा कि जब तक एनसीएचडी कायम और दायम नहीं रखने की डिसीजन आएगी गवर्नमेंट से, हम बिल्कुल वहां धरने से नहीं हटेंगे। नाज़रीन, अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एनसीएचडी की जो चेयरपर्सन है नफीसा शाह साहिबा, शी इज ऑल्सो एन एमएनए, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और अली जफर जो लॉयर हैं जिन्होंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये केस किया है, पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एनसीएचडी के बिहाफ पर। वेलकम टू द प्रोग्राम। आपसे बात करते हैं अली, पहले ये बताइए, अभी हमें ये बताया जा रहा था कि एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी, हमने हुकूमत से भी बात की, उन्होंने कहा जब 18वीं तरमीम में एक डिसीजन हो गया तो जब तक ये वापस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की जाएगी तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। जी, एक्चुअली ये सारी एक मिसकंसेप्शन है। एक तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि जिस तरह 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम हो गई है और उसके बाद जितना एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है वो सारा प्रोविंसेस को चला गया है, और चूंकि कमीशन एक एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए अब कमीशन को भी वाइंड अप करके ख़त्म करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तासुर है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में जो एक चीज़ नहीं हुई वो ये है कि फंडामेंटल राइट वो अभी हर हुकूमत, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, उनकी एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि वो फंडामेंटल राइट दे। अब फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि एक बेयर मिनिमम जिंदगी का स्टैंडर्ड जो है, जिसको एक मिनिमम कोर ऑब्लिगेशन कहते हैं, कि एक मिनिमम एजुकेशन दे, एक मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड दे, एक राइट टू डेवलपमेंट जो इंसान की है, एक ह्यूमन राइट टू डेवलपमेंट वो दे। ये सारी फंडामेंटल राइट्स डिवॉल्व ना तो हुई हैं 18th अमेंडमेंट में, ना ये खत्म हो सकती हैं। ये हर हुकूमत का एक ऑब्लिगेशन है, कोर ऑब्लिगेशन है कि वो ये फंडामेंटल राइट अपने सिटीजन्स को दे। तो कमीशन जो थी और कमीशन जो है वो इन्वॉल्व है इसी सर्विस में। वो फॉर एग्जांपल क्या दे रही है कि एक ऐसी जगह पे जहां कोई एक्सेस नहीं है एजुकेशन की, वहां वो एक वन मैन स्कूल दे रही है। अच्छा, तो आपका बेसिकली जो आपने पिटीशन दायर की है, आपने इस बेसिस पे की है कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की, जो कि आप कह रहे हैं राइट्स ये जो कमीशन के साथिज़ा ये प्रोवाइड कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नफीसा, आपकी तरफ हम आते हैं। ये बताइए कि आप चेयरपर्सन हैं, आपके हमने देखा पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स, ये सरदार आसिफ अली साहब, शनाज वजीर अली साहिबा और फरियाल तालपुर साहिबा, ये सब ने कहा कि जॉब
جاب مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کو جاب لیس ہم نہیں کر سکتے. تو ایک طرف تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پوزیشن ہے, سندھ کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو کھپت کریں گے, تو باقی جو پروونسز ہیں ان کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو اس وقت ایک ڈیڈ لاک سچویشن لگ رہی ہے, کیونکہ دھرنے سے ہم آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ہلیں گے نہیں. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ دیکھیے, ہماری جو تجویز تھی کمیشن کی اور ہمارے کافی بورڈ ممبرز بھی اس میں بیٹھے پی ایچ ڈی ایف کی, یہ ایک تو بہت کمپلیکس ایشو ہے. یہ سمپلی ایک تو آف کورس 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے یہ ایسی لیگل سچویشن آ گئی ہے جو انفورسین تھی. فار انسٹنس ون اسورنس کے جتنے ادارے ڈیوالو ہوں گے وہ پروونسز لے لے گے. اب ایشو یہ ہوا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ایولیوشن. ہم بھی چاہتے ہیں کہ این سی ایچ ڈی ڈیوالو ہو, دا آرگنائزیشن وانٹس اٹ, لیکن جب اگر صوبے ایک ادارے کو نہیں لے رہے تو اس میں کیا لا از سائلنٹ کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. کیا ہم اس آرگنائزیشن کو ختم کر دیں, کیا ہم اس ادارے کو ختم کریں, اس کے جو اتنے سارے امپلائیز ہیں, اتنے سارے ایسٹس ہیں, کیا ہم اس کو ختم کر دیں. یہ سارے سوالات ہیں. اور اس کے حوالے سے آئی تھنک میرے خیال سے دونوں پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک اچھا ادارہ ہے اس کا کام کیسے کنٹینیو ہو. ہم نے جو ریکمینڈ کیا تھا, ہم نے یہ کہا تھا کہ صوبے جو ہیں اس کو ضمن قطن نہ کرے. اس کا جو ماڈل ہے وہ پبلک پرائیویٹ ماڈل ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت ہماری انڈاؤمنٹ ہے تقریباً 1 ارب روپے کی, اور اس 1 ارب روپے میں کئی بیرونی ملکوں میں رہنے والے پاکستانیوں کے بھی اس میں پیسے ہیں. تو یہ انڈاؤمنٹ کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ این سی ایچ ڈی کی امانت. اچھا, یہ اچھی آپ نے تفصیلات بتائیں کہ بچوں کی امانت ہے. ٹھیک. نفیسہ یہ بتائیں کہ اب یہ 1 جولائی کو قانوناً جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی ڈیسیجن ہے اس کے تحت تو یہ دس شوڈ بی واؤنڈ اپ. یہ 16,000 امپلائیز کی بات ہے, دھرنا ادھر ہے, انہوں نے دے ہیو بیسکلی گیون یو دا باٹم لائن کہ جب تک آپ اس کو انشور نہیں کریں گے سروائیول کو, ہم گھر نہیں جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیے بحیثیت چیئر پرسن کے, لیگل باتیں تو بڑی لمبی ہیں, کانسٹیٹیوشنل بھی کس طرح ہوگا, کب ہوگا, تو فوری طور پہ کیا حکومت کرے گی؟ دیکھیں, وہ میرے دائرے کار سے یہ سچویشن باہر ہے, کیونکہ سی سی آئی از اے ہائر فورم, اور جہاں پر 4 چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر اور اس میں 2-3 فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوں, تو میرا اس میں ویوز اچھا, تو اب یہ بتائیے کہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب یہ این سی ایچ ٹی کے دائرے کار سے باہر چل کر یہ سی سی آئی میں آ گیا ہے. تو یہ بتائیے, تو اب ریزالو ول اٹ بی کریکٹ ٹو سے کہ سی سی آئی کے پاس بات واپس جائے گی تو پھر بات آگے نکلے گی؟ جی نفیسہ, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, اسی پر یہ ٹاپک ہم ختم کرتے ہیں. بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ 1,00,000-1.25 لوگ ہیں جو کہ اس ڈیسیجن سے این سی ایچ ڈی کو کلوز ڈاؤن کرنے سے افیکٹ ہوں گے, اور یہ دھرنا آپ کے سامنے ہے. یہ کلیئر بات ہے کہ یہ لوگ نہیں ہلنے والے یہاں سے جب تک کہ حکومت کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لے گی ان کی نوکری کے بارے میں, اور یقیناً حکومت کو لینی پڑے گی. سپریم کورٹ اب سٹے آرڈر دیتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا. لیکن فی الوقت ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ اوباما کی 22 تاریخ کی جو سپیچ ہے, اور اس سپیچ کے نتیجے میں پاکستان پر کیا اثر ہوتا ہے, اور پاکستان کو پھر افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے کیا سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے جنرل حمید گل, فارمر ڈی جی آئی ایس آئی, اور نجم الدین شیخ صاحب, فارمر فارن سیکرٹری پاکستان کے. ہمارے ساتھ رہیے. Those who want to be a part of a peaceful Afghanistan must break from Al-Qaeda, abandon violence. Our efforts must also address terrorist safe havens in Pakistan. We will continue to press Pakistan to expand its participation. The United States will never tolerate a safe haven for those who aim to kill us. ویلکم بیک ناظرین. پریزیڈنٹ اوباما نے جب اپنی 22 جون کو تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ اپنی وہ فوج کو نکالنا شروع کریں گے افغانستان سے اس سال کے آخر سے, اور یہ کہا انہوں نے کہ 33,000 نکال دیے جائیں گے جولائی 2012 تک,
انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارا اب فوکس ہوگا پاکستان پر. انہوں نے کہا کہ جو سیف ہیونز ہیں پاکستان میں ان کو ہر صورت پر ختم کرنا ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے بالکل بھی کہ اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کہیں سے بھی سپورٹ ملے. تو اس تناظر میں یہ بات کریں گے کہ پاکستان کو پالیسی چیلنجز کون سے درپیش ہیں, اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے اور ہمارے ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے. ناظرین, اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شامل ہیں فارمر ڈی جی ISI جنرل حمید گل صاحب, اور فارمر فارن سیکرٹری نجم الدین شیخ صاحب. فارمر فارن سیکرٹری ہیں, امریکہ میں سفیر رہ چکے ہیں اور ایران میں بھی سفیر رہ چکے ہیں. شیخ صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے سنا اس وقت پریزیڈنٹ اوباما کی سپیچ کے کچھ پارٹس دکھائے, وہ بڑی کلیئرلی ایک طرف تو انہوں نے یہ ضرور پاکستان کی تعریف بھی کی, جو انہوں نے کل وائس آف امریکہ کو بھی انٹرویو دیا اس میں بھی تعریف کی کہ پاکستان نے بہت سہا ہے, پاکستان نے بڑی مدد کی ہے, اس کی اپنی مشکلات بہت رہی ہیں, لیکن انہوں نے کہا وی ول ناٹ ٹالریٹ سیف ہیونز. واٹ ڈز دس مین فار اس؟ دیکھیے, یہ آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے بہت تعریف بھی کی, لیکن پہلے تقریر کے جو دوسرے حصے ہیں ان پہ بھی ذرا توجہ دینا ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے 10,000 فوجی اس سال کے آخر تک نکالنے کے لیے کہے ہیں, اور باقی 23,000 جو ان کی سرچ تھی وہ نکال لیں گے جولائی, اگست, سپٹمبر میں, یعنی دوسری فائٹنگ سیزن کے لیے بھی نہیں ہوں گے. اور اس سے زیادہ اہم چیز یہ کہ جو ملٹری کی پلان تھی کہ وہ ایڈیشنل ٹروپس مشرقی افغانستان میں لے جائیں گے, وہ بھی نہیں ہونے لگا. یعنی کہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں اور جہاں پہ سے ان کو خدشات ہیں القاعدہ سے اور دوسری گروہوں سے, ان علاقوں میں ان کی فوج اب نہیں جائے گی. اگر نہیں جائے گی تو اس علاقے میں یہ جو ان کا ایکشن ہوگا وہ ہوگا اسپیشل آپریشن فورسز اور ڈرون اٹیکس. جی, تو یہ ایک پہلو آپ کو یاد رکھنا ہوگا. اور اسی پہلو کے نظر میں آپ دیکھیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ سیف ہیونز, تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ریکنسیلیشن کی بھی بات کی ہے, اور کہا ہے کہ کوئی انیشیٹو جس میں طالبان بھی شامل ہوں گے اس کی ہم حمایت کریں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشرق میں ان کے حساب سے حقانی صاحب بیٹھے ہیں, اور حقانی صاحب کی ان کی نظر میں پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو ریکنسیلیشن کا حصہ بنایا جائے. اس وقت وہ اس پہ آمادہ نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ جو کور گروپ کی میٹنگ ہونی ہے 28 جون کو, جب امریکہ جو کابل میں ہوگی, جی, وہاں پہ سلمان صاحب کو, ہمارے فارن سیکرٹری کو واضح طور پہ کہنا چاہیے کہ ہماری نظر میں حقانی کی شمولیت ریکنسیلیشن میں ضروری ہے, اور اگر وہ شامل ہوں گے تو ان پہ جو شرائط رکھے جا سکتے ہیں ان پہ ذرا تفصیل پہ بات کرنا ضروری ہے. اور یہ بات اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ کارزائی صاحب کی آمادگی ہو, اور جب کارزائی صاحب حقانی کے نمائندوں کے ساتھ یا حقانی سے مل کے, اور یہ اچھا جی, یہ چیز کو آگے بڑھائیں. اگر حقانی کے ساتھ مل کے آپ کہہ رہے ہیں کارزائی صاحب کی بھی سپورٹ ہونی چاہیے. جین صاحب, اس پر یہ تھوڑا سا اگر ہم توجہ دیں کہ جو ابھی بات کی انہوں نے نجم الدین شیخ صاحب نے, سہ فریقی ڈائیلاگ کابل میں ہونے جا رہا ہے, نہ کہ فارن سیکرٹری جائیں گے لیکن ISI سے بھی سینئر ایک آفیسر جائیں گے, اور سنا یہ ہے کہ DG MO شاید جائیں. اگر یہ صورتحال ہے تو پاکستان جا کے, ایک تو یہ انہوں نے کہا جو حقانی کو ایک فیوچر افغان سیٹ اپ میں انکلوڈ کرنے کی بات کی جائے, اس کے ساتھ پاکستان کو اور کیا کہنا چاہیے, اور پاکستان کے پاس لیوریج کیا ہے؟ لیکن بات پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ حقانی صاحب جو ہے وہ سیپریٹ اینٹیٹی نہیں ہے, ایک الگ سے ان کی اپنی حیثیت نہیں ہے. حقانی صاحب جو ہیں وہ ملا عمر کی جو تحریک ہے, تحریک طالبان کا باقاعدہ حصہ ہے, اور ملا عمر کے ہاتھ کے اوپر وہ شرعی بیعت کیے ہوئے ہیں. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جو معاملہ تو ملا عمر میں کرنا ہے, یا اس کے جو ایپیکس شورا ہے 10 ممبر کی شورا جس کو وہ نامزد کریں گے وہی بات کرے گی, اور تبھی معاملات طے ہوں گے. حقانی کے ساتھ الگ رکھ کے معاملات طے نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اوباما صاحب نے ان اے وے پاکستان کو چیلنج کر دیا ہے. اٹس اے چیلنج اینڈ وی شوڈ ناٹ کلوز آور آئیز ٹو اٹ. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان ہیز ٹو ڈو مینی مور تھنگس
बिफोर अमेरिका का जो अपना एजेंडा यहाँ तकमील जो होता है, यानी वो अफगानिस्तान से तो विड्रॉल इरिवर्सिबल हो गया। मैं ये जानता हूँ कि एक दफ़ा आप विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ फिर माएँ बहनें और बेटियाँ बच्चे और बीवियाँ इंतज़ार कर रही होंगी ट्रुप्स का, तो वो फिर एकदम ये जो अभी 73% अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस जंग के खिलाफ हो चुकी है, फिर उसके बाद इसमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। अच्छा जनरल, अगर पाकिस्तान की तरफ आए, आपने ये कहा कि हम ये समझ लें कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, वो बात क्लियर है। नजमुद्दीन शेख साहब ने भी उसी का जिक्र किया। शेख साहब, आप जब हक्कानी की बात करते हैं तो आप मुल्ला उमर की भी बात करते हैं, तो डू यू एंड जनरल साहब अग्री ऑन दिस वन पॉइंट? फ्रैंकली मेरा अपना तासुर कुछ मुख्तलिफ है। मुझे नहीं लगता हक्कानी साहब ने शमूलियत की थी तालिबान के साथ, वो उनके मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने खासी ऑटोनॉमी एक्सरसाइज की है। पाक्तिया, पाक्तका, खोस्त, कुन्नड़, इस सारे इलाके में हक्कानी साहब का जो असर है वो हक्कानी साहब का असर है, वो मुल्ला उमर का असर नहीं है। लेकिन अच्छा, हो सकता है ये बताइए कि आप नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसका मतलब कि मुल्ला, आप ये तो इससे तो इत्तेफाक करते हैं कि मुल्ला उमर को भी एक जो फ्यूचर डिस्पेंसेशन है उसमें हिस्सादार होना चाहिए? जरूर। देखिए मेरा कहना ये है कि हमारे लिए ज्यादा अर्जेंट मसला मशरकी अफगानिस्तान का है। रिकंसिलिएशन में वक्त लगेगा। रिकंसिलिएशन ये 6 महीने में 9 महीने में नहीं होने वाली, इसमें वक्त लगेगा। मुल्ला उमर के साथ, मुल्ला उमर ऑब्वियसली चीफ नेगोशिएटर मुल्ला उमर या मुल्ला उमर के नुमाइंदे होंगे, लेकिन हमारे लिए, मेरी नज़र में ज़्यादा अर्जेंट मशरक़ी अफगानिस्तान है, क्योंकि मशरक़ी अफगानिस्तान में ये जो एक्शंस लिए जाएंगे स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के या ड्रोन्स के, और वो ड्रोन्स जो हैं वो न सिर्फ मशरक़ी अफगानिस्तान में ऑपरेट करेंगे लेकिन आपकी कबायली इलाकों में ऑपरेट करेंगे, ये हमारे लिए बहुत तकलीफ का बायस हो सकती है, बहुत जो चैलेंज। अच्छा, आप फरमा रहे हैं तकलीफ का बायस हो सकती है, और जनरल साहब ने कहा कि ओबामा ने एक चैलेंज पाकिस्तान को थ्रो किया। तो ये बताइए जनरल साहब कि ओबामा ने तो बड़ी क्लियरली कहा है कि आर फोकस विल नाउ बी ऑन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान पर फोकस करेंगे, और ना कि उन्होंने कहा करेंगे, उन्होंने कहा 2 साल से हम फोकस कर रहे हैं। तो अगर ये देख लें रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है अफगानिस्तान में, तो फिर आपके नॉर्थ वजीरिस्तान में, जिसके हवाले से अगर आप चीनियों से बात करें, वो भी कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे उनको खदशा है, तुर्की से बात करें वो भी कहते हैं, तो नॉर्थ वजीरिस्तान में ये बताइए, और अमेरिका भी यही कह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए नॉर्थ वजीरिस्तान में, साथ साथ हमारी अफगान पॉलिसी जो है उस पर आगे बढ़ते हुए? नसीम, वही बात जो ओबामा साहब कह रहे हैं कि हमें तालिबान से या अपोजिशन से बात करनी है, प्रोसेस को शुरू करना है, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक वो कर चुके हैं, खुद रॉबर्ट गेट्स साहब ने इसको तस्लीम किया, तो हमें भी यही करना है। हमें उनके साथ, अपने लोगों के साथ बात करनी होगी, और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ से बेदखल किया जा सकता है बड़ी आसानी से। यहाँ से बेदखल करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब हमारे साथ रहिए, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के मीडिया को जो इस वक्त एक तनकीद का निशाना बना हुआ है किसी हद तक, कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर क्या हद से ज़्यादा तनकीद हो रही है या हद में रहते हुए तनकीद हो रही है, इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे आरिफ निज़ामी साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान में मई के महीने से ख़ास तौर पर कुछ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तनकीद की जा रही है। कुछ क्वार्टर से ये कहा जा रहा है कि ये जो मीडिया है वो सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनकी कुछ ज़्यादा तनकीद कर रहा है, और उसके नतीजे में मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और ये कहा डी न्यूक्लियराइज। एक पिटिशन भी दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में इसी हवाले से कि कुछ एलिमेंट्स ये कर रहे हैं कि बहुत सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनके खिलाफ लिख रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो हम जो ब्रॉडर सवाल उस पर बात करेंगे कि क्या मीडिया
वाक़तन इस तरह तनकीद कर रहा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे और डी न्यूक्लियराइज कर दे, जो ये पटिशन ख़ास तौर पे कहती है। नाज़रीन, ये इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और चीफ एडिटर पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान शामी साहब, और साथ हमारे मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब, एडिटर हैं पाकिस्तान टुडे के, सीनियर एनालिस्ट हैं और दोनों बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो एक डिबेट चल निकली है और तनकीद बहुत हो रही है, इसमें कोई है वजन या ये तनकीद से घबरा के ये कहा जा रहा है कि मीडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देगा? देखें नसीम साहब, बात ये है कि पिटीशन तो एक फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और मेरा ख्याल अगर यानी कोई पिटीशन दायर हुई है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये सारे इश्यूज जो हैं हमारे जो पेश हुए हैं मीडिया की और अदलिया की आज़ादी के बाद, और ये हमारी सोसाइटी बड़ी ओपन हुई है, और वो सारे अदारे जो कि बिल्कुल एक तहफ़्फ़ुज़ लेके बैठे हुए थे, उनसे भी जवाब तलब किया जाने लगा है, उनकी परफॉर्मेंस पर गुफ्तगू होने लगी है, और उनसे पूछा जा रहा है कि आपसे क्या गलती कहाँ हुई है और आपकी किस कोताही की वजह से ये क्या हादसा नमूदार हुआ है। तो ये सारे सवालात अब उठे हैं सोसाइटी में। ऐसे में अगर कोई मीडिया की जो आज़ादी है उसको भी ज़ेरे बहस लाना चाहता है तो उसे शौक से ये काम करना चाहिए, और अच्छी बात है। अगर अदालतों में ये मामला ज़ेरे बहस आएंगे तो कोई तजावुज़ कहीं हो रहा होगा तो वो दुरुस्त हो जाएगा, या कोई पैरामीटर्स इसके तय हो जाएंगे। अच्छा, पैरामीटर्स तय हो जाएंगे। आरिफ साहब, ये इसमें कोई मुज़ायका नहीं अगर इस तरह की डिबेट हो रही है, क्योंकि इससे पैरामीटर्स अगर तय करने की जरूरत है तो हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि इस तरह खुल के तमाम इदारों पर बात हो रही है। यू एग्री विद दैट? लेकिन जो शामी साहब ने फरमाया है वो असली तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन अमली तौर पर ये जो है ना मामलात वो जरा कदरे मुख्तलिफ हैं। ये आइसोलेटेड अपनी लिस्ट से ये जो पिटीशन दायर की है, किन लोगों ने की है, इसके क्या मुलाकात हैं, इस पे जाने की जरूरत है। और मीडिया पे तनकीद जो है, जो वापस की मीटिंग के बाद एलामिया जारी हुआ था उसमें थी। फिर सलीम शहजाद का वाक़या जो है आपके सामने है। मजबूरी अगर देखें तो मीडिया में तो इल्जाम लग रहा है कि मीडिया आर्मी बहशत का मुर्तकिब हो रहा है। मेरे ख्याल से मजबूरी तौर पर ऐसी सूरत है कि जिन लोगों के खिलाफ पिटीशन हुई उनमें से एक साहब आज मेरे साथ एक टेलीविजन प्रोग्राम में थे। मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की बड़ी साथ से वज़ाहत की अफगानिस्तान और नॉर्थ-ए-पाकिस्तान के हवाले से। तो मैं तो नहीं समझता कि ये गद्दारी का लेबल लगा के लोगों पर उनको हैरस किया जाए। अब बाद साथियों को शिकायत ये है कि उनको फोन कॉल आती हैं, उनको धमकियाँ मिलती हैं। एक दो साथी हजरात जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए। एक साथ जो यहाँ पे वो कहते हैं मुझे धमकी दी गई कि मेरे थाने छोड़ दी जाएंगी। अब ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ साथ जो गैर जिम्मेदाराना बातें हो रही हैं वो खाली मीडिया की तरफ से तो नहीं हो रही। अब देखिए कि मसला है कि जो PMLN चौधरी निसार जिस तरह इन्होंने चढ़ाई की है अफवाज पाकिस्तान, वो एक पंजाब पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान में वैसे भी अनप्रेसिडेंटेड है। अब मीडिया का क्या करे, उस पर रिपोर्ट करेगा, उसको डिबेट करेगा। अगर के मेरी जाती राय यही है कि अगर आपने सिविलियन कंट्रोल फॉर द आर्म फोर्सेज जो है वो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर रहे हैं इस मुल्क में, तो उसका ये तरीका नहीं कि फौज को गालियां दें आप। उसका तरीका यही है कि एक प्रोसेस है जिसके जरिए ये होगा, जैसे कि इंडोनेशिया में हुआ, जिस तरह के अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो एक प्रोसेस है उसके तहत होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए, और उसको आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन शामी साहब, ये आरिफ साहब ये भी कह रहे हैं कि कहीं कहीं शायद और इदारे जो मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स बात कर रहे हैं, वो हद से तजावुज़ कर रहे हैं और कि मीडिया को इंटिमिडेट भी करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए नसीम, बात यह है, हम हर मामले में ये कहते हैं कि अगर किसी को हमसे शिकायत है तो अदालत में चला जाए, और हम ये भी कहते हैं कि इंतजामिया को अगर कोई शिकायत है या किसी को इंतजामिया से शिकायत है तो वो अदालत में चला जाए। तो अगर अदालत में कोई ऐसी चीज आती है या दरखास्त दी जाती है जिसमें हमारा रवैया या हम में से बाज लोगों का रवैया ज़ेरे बहस आता है, तो उस पर तो असूलन कोई एतराज नहीं किया जा सकता। देखिए, हम जब कहते हैं कोई मुकद्दस गाय नहीं है, यानी जो सिक्योरिटी हमारे अदारे हैं
उनको भी हम उस तरीके का तहफ़्फ़ुज़ ना उनका तस्लीम करते हैं, ना मानते हैं कि वो जो चाहे करें और किसी को जवाब देना हो। अच्छा, लेकिन इसमें ये जो आप कह रहे हैं इदारे जो करें और किसी को जवाब दे ना हो, ये हम नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन ये जो पिटीशन दायर हुई उसमें शायद आर्टिकल 19 का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि जो ऐसी बात हो जो कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम को या इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को अंडरमाइन करे तो वो उतनी नहीं इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो आरिफ, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम को या सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को या हम किसी फ्रेंडली रिलेशंस जो पाकिस्तान के साथ है मुमालिक के, उनको अंडरमाइन कर रहे हैं? जरा अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें अपने मीडिया को इस वक्त। देखिए, मैं तो पहले शामी साहब की बात का जवाब दूंगा एक कि वाकई ये ठीक कहते हैं कि कोई बखुद है नहीं, और हमारे में से बाज जो हमारे साथी हैं वो समझते हैं कि वो शायद कानून से बालातर हैं, हमारे लोग भी सोचते हैं अपनी जगह पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो मुकद्दस गाया है उसको जमा कर दिया जाए। अब आजकल तो देखिए ना, अब जो कदीम शहजाद वाला किस्सा हुआ है, कई जर्नलिस्ट मारे गए हैं। पाकिस्तान इज दी ब्लडीएस्ट प्लेस फॉर जर्नलिस्ट, हमारे अपने जो हैं। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि कमीशन बन गया। ये अदालत के पास जाना जो है ये एक मामला है, हर एक को हक हासिल है, लेकिन मैंने पहले अर्ज किया कि मैं जो ज्यादा वजाहत नहीं करना चाहता कि एक और लोग जा रहे हैं अदालत के पास, और फिर ये जो ग्लोरी ऑफ इस्लाम और नेशनल इंटेग्रिटी और नेशनल इंटरेस्ट और फ्रेंडली नेशन, ये सारे फिक्रे हैं, ये तो ज्यादा ला के खड़े हुए हैं उस दौर के। तो अगर दोबारा नवाज शरीफ साहब से बकौल कि 1911 नहीं 2011, तो ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे, माफ कीजिएगा, इनको भी इस चीज की आदत डालनी चाहिए कि मीडिया पाकिस्तान में आजाद है और उससे प्रोफेशनल डील करना चाहिए। अब एक ISI का है कि कोई एयरपोर्ट का अफसर है वो मीडिया को डील करता है, ना उस बेचारे को पता है कि मीडिया होता क्या है, ना उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। तो प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने ये भी कहा आरिफ साहब के, नवाज शरीफ साहब को आपने कोट करके कहा कि ये 2011 है, 1911 नहीं है, और शामी साहब ने कहा कि मीडिया को भी तरीके से चलना होगा, और ये आरिफ साहब भी इससे एग्री करें। नाज़रीन, आपने इस पर गुफ्तगू सुनी और ये बात क्लियर है कि मीडिया जो है उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करेगा, और उतना ही ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के तमाम इदारे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए और कानून की बालादस्ती को मानते हुए आगे चलें। इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।